नमस्कार। इस विश्लेषण में हम ये समझेंगे कि दिल्ली के सुल्तानों ने आखिर अपने इतने बड़े साम्राज्य को बनाया और चलाया कैसे। और हाँ, हम खास तौर पर उन पहलुओं पर गौर करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि दिल्ली राजधानी बनी कैसे, फिर ये जानेंगे कि इसका विस्तार कैसे हुआ, इसके प्रशासन का विश्लेषण करेंगे, इसके अंदर के जो टकराव थे उनको समझेंगे और आखिर में पिछले कुछ सालों में आए हुए जरूरी सवालों को भी देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि दिल्ली, जो पहले एक मामूली सा शहर था, वो अचानक 12वीं और 13वीं शताब्दी में इतनी बड़ी सल्तनत की राजधानी कैसे बन गया। देखिए, इसकी नींव तो तोमर और चौहान राजपूतों ने रखी थी, लेकिन इसका असली उदय हुआ 13वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ, जो 5 अलग-अलग राजवंशों तक चली। और ये उनकी ताकत को जमीन पर दिखाता है कि कैसे एक के बाद एक सुल्तानों ने अपनी राजधानी के तौर पर नए किलेबंद शहर बसाए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये साम्राज्य फैला कैसे। शुरुआती सुल्तानों के लिए किलेबंद गैरिसन शहरों से बाहर अपने इलाके को कंट्रोल करना बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। शुरू में तो उनका शासन बहुत ही नाजुक था। वो रसद के लिए व्यापार, तोहफों या लूटपाट पर ही निर्भर थे, क्योंकि इन शहरों के बीच की जमीन पर काबू पाना बागी सरदारों और खराब मौसम की वजह से हमेशा एक मुश्किल काम था। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि उनका विस्तार 2 अलग-अलग मराहिल में हुआ। पहले उन्होंने अपने किलों के आसपास के इलाकों को मजबूत किया और फिर जाकर दूर की जमीनों पर बड़े-बड़े सैन्य अभियान शुरू किए। और ये जो बाहरी अभियान थे वो तो सच में बहुत महत्वाकांक्षी थे। ये उपमहाद्वीप के दक्षिणी छोर तक पहुंच गए और वहां से हाथी, घोड़े, गुलाम और बेशकीमती धातुएं लूट कर लाए। सवाल ये है कि सुल्तानों ने इतने बड़े और अलग-अलग तरह के इलाकों को संभाला कैसे। जवाब मिलता है उनकी बहुत ही अनोखी प्रशासनिक व्यवस्था में। हमें इस दौर के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो इन्हीं तवारीख से मिलती है, और इसके लेखक अक्सर सुल्तान से बड़े बड़े इनाम पाने की उम्मीद में ही लिखा करते थे। सुल्तानों को दी गई ये सलाह उनके प्रशासन का एक बहुत ही मूल सिद्धांत बताती है, वो ये कि बड़े पदों के लिए वो अमीर लोगों या अपने खुद के बेटों से ज्यादा भरोसा अपने वफादार और खास तौर पर प्रशिक्षित गुलामों पर करते थे। ये बंदगान ही शुरुआती सल्तनत की रीढ़ की हड्डी थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी पूरी वफादारी पर सुल्तान को उस वक्त के अमीरों से ज्यादा भरोसा था। अब इक्ता प्रणाली जो थी वो साम्राज्य पर शासन करने का एक बहुत ही शानदार तरीका था। ये दरअसल नकद वेतन के बदले जमीन देने की एक व्यवस्था थी। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन पर रखा जाने वाला कड़ा नियंत्रण। सुल्तानों, खासतौर पे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने ये पक्का करने के लिए कि मुक्ति बहुत ज्यादा ताकतवर न हो जाएं, बहुत सख्त नियम लागू किए थे। लेकिन इसी प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर टकराव और राजनीतिक अस्थिरता के बीज भी छिपे हुए थे। सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया का मामला उस समय के सामाजिक तनाव को साफ साफ दिखाता है। उस दौर के इतिहासकार ने भी माना कि वो काबिल थी, लेकिन वो एक औरत को शासक के तौर पर स्वीकार नहीं कर पाया। ये उस समय के अमीरों की सोच को दर्शाता है। उसके आज़ाद तरीके से शासन करने को दरबार के अमीरों ने कबूल नहीं किया और सिर्फ 4 साल बाद ही उसका शासन खत्म कर दिया गया। बाद के सुल्तानों ने तो नीची जाति के माने जाने वाले लोगों को ऊंचे पदों पर बिठाकर पुराने रईसों को हैरान कर दिया। इससे बहुत ज्यादा नाराजगी फैली और ज़ियाउद्दीन बर्नी जैसे इतिहासकारों ने इसकी कड़ी आलोचना भी की। तो यहाँ एक पैटर्न दिखता है, सुल्तानों का अपने खास लोगों पर निर्भर रहना, चाहे वो गुलाम हो या कम ओहदे वाले लोग, शासक वर्ग के अंदर सत्ता के लिए एक लगातार चलने वाली खींचतान पैदा कर रहा था। चलिए अब इस सारी जानकारी को सीधे परीक्षाओं से जोड़ते हैं। इन सवालों के स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे सीधे कॉन्सेप्ट आधारित और एनालिटिकल सवाल बनाए जाते हैं। ये देखिए, एक सीधा साधा परिभाषा पर आधारित सवाल। जैसा कि हमने बात की, बंदगाना उन खास गुलामों के लिए इस्तेमाल होता था जो प्रशासन की रीढ़ थे। ये एक क्लासिक स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है जो आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को टेस्ट करता है। हम जानते हैं कि इक्ता वंशानुगत नहीं था, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये एक एनालिटिकल सवाल है जो किसी घटना के पीछे का कारण पूछ रहा है। असली मुद्दा था
पुराने तुर्की अमीरों का सदमा और उनकी गहरी नाराजगी, जिन्हें ये नियुक्तियां अपने रुतबे पर एक हमले की तरह लगी। तो अंत में ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ देता है। जिस व्यवस्था ने सुल्तानों को एक साम्राज्य बनाने में मदद की, क्या उसी व्यवस्था ने वो अंदरूनी दरारें भी पैदा की जो हमेशा उसे चुनौती देती रहीं?